अगर आपकी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चा बाहर गया हुआ, पढ़ के आया, पहले दिन से आपको सैल्यूट लगने शुरू हुए, तो आपको दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेरे अपने एक एनालिसिस ये है, हुँ। अप टू द एज ऑफ 35 इज़ द लास्ट एज कि जिसके अंदर आप शिफ्ट होंगे टुवर्ड द बिज़नेस, नहीं तो फिर नौकरी करते रहेंगे। आप 35 के बाद आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते या बड़ा कुछ नया स्टार्ट नहीं मुश्किल हो कर जाता सकते। है। आम आदमी समझता है जो कोल्ड स्टोर है दैट इज़ ओनली टेम्परेचर, हुँ। ये ऐसे नहीं है। अगर फर्ज़ में कोल्ड स्टोर में ह्यूमिडिटी सेब को चाहिए 90%, उनके कोल्ड रूमों में ह्यूमिडिटी चल रही है 70%। हाँ। मसाम है ना उसमें से पानी खींच लिया, वो वेट लूज़ कर जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। अगर आपको सही पता हो कि आपने कौन-सा प्रोडक्ट रखना है, उसकी क्या ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, तो वो अपनी असल हालत में रहेगा। आपको जब इसके अंदर फील्ड में आपने जाना है, तो आपको एक्सपर्टीज़ क्या चाहिए? हुँ। आपको एग्रीकल्चर की एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, ट्रू दैट। सॉइल केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ उगा रहे हैं आप, हुँ। वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। जिस तरह इंसान साँस लेता है ना, ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है, ये भी यही करते हैं, ये रिस्पायरेशन होती है बाकायदा। Assalamu alaikum. This is me Faiza Riaz yet with another exciting episode वॉइस ऑफ बिजनेस में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से जो कि सक्सेसफुल तो हैं, जिनकी जर्नी, जिनकी एक प्रोलॉन्ग जो उन्होंने मेहनत की है, वो बिजनेस आइडियाज़ कौन से हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एंड स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कैसे रहनुमाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं जिनके बिजनेस मॉडल्स बहुत सी बड़ी अहम यूनिवर्सिटीज़, मेगा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ाए जाते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है। पेडमिक के भी वो बॉडी का हिस्सा रह चुके हैं और जो ये कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसके भी वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार। बिग नेम जो कि पाकिस्तान की बिज़नेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए है, कोल्ड स्टोरेज का नाम हो या बड़े-बड़े जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनका नाम हो, उन्होंने हर जगह पर अपने नाम का लोहा मनवाया है। तो मेरे साथ है सैयद तारिक सिराज जाफ़री साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक-ठाक। ये बताइए कि आप जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ अपने बिजनेस को मैनेज करना, फिर एकेडमिक में भी आपके जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको पढ़ाया जाता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। कैसा रहा ये अभी तक का सफ़र और आगे क्या अचीवमेंट्स हैं आपके लिए? देखिए, एक बात तो सीधी-सी है कि आप कुछ करेंगे, तो कुछ होगा। ट्रू दैट। आपने हमने देखिए पेरेंट्स की हमारी क्या होता है कि आपको अच्छी से एजुकेशन कराते हैं। अब आपका अपना क्या इंटरेस्ट है कि आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन के साथ विद फुल कंसंट्रेशन काम करें, ठीक हुँ। हो गया। और बेस्ट ये सजेशन ये होती है कि कोई ना कोई डिग्री हासिल करें। अब जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, उसमें इंजीनियरिंग है, उसमें मेडिसिन है, उसमें फाइनेंस है, जो भी है। और कि आपने यूईटी में हाँ, मैं वही डिग्री हासिल की। बता रहा था कि फिर ना मैंने मतलब है कि कैडेट कॉलेज हसनत से मैंने एफएससी की, ओके, फिर यूआईटी में मैंने एडमिशन ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नाइस। तो वहाँ पे फिर इंजीनियरिंग करने के बाद चूँकि एक हम लोग जिसे कहते हैं कि एक मैं अपने आप को सेल्फ मेड आदमी कहता हूँ, तो उसमें ये था कि इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने कोई 8 साल नौकरी की, 2 जगहों पे। ओके। एक मैंने किया था मिलेट ट्रैक्टर्स में, मैं इसलिए नाम लूँगा कि हम मेरे लिए वो पेरेंट कंपनी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गया था पेल के अंदर ना। तो मिलर ट्रैक्टर में ये था कि कन्वर्जन हो रही थी ट्रैक्टर्स की, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिर जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। सिस्टम्स की जी, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बननी थी, तो उसके अंदर आपको ना तमाम जो इंजीनियरिंग टर्म्स के अंदर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ओके। तो वो सारी शीट मेटल वर्क है, कास्टिंग्स हैं, मोल्डिंग्स हैं, टूलिंग्स हैं, प्रैक्टिकली सीखना सब कुछ आपने वहाँ से स्टार्ट वहाँ से किया। सीखा। इंजीनियरिंग बेस होती है, पर पढ़ाई इज़ द बेस। जब आप प्रैक्टिकल उसमें जाते हैं, तो वो फिर आपको याद आता है कि यार ये पढ़ा था ये और वो पढ़ा था, पढ़ा था। हाँ, ये तो चैप्टर पढ़ा था, हाँ, ये पढ़ा था। और जो चैप्टर मिस कर दिया हो, हाँ, नहीं उस वक़्त तो मिस कर भी दिया तो बाद में फिर पढ़ना पड़ता पढ़ना था। पड़ता और होगा। इसका मतलब है कि बेहतर आप मिस मत करें किसी को ना, बिल्कुल जी। तो वो था। तो वहाँ पे फिर जॉब की तो ये था, मैं मॉल में रहता था, तो यहाँ से वहाँ पे उस वक़्त मेरे पास स्कूटर हुआ करता था, तो स्कूटर पे आता था और जाता था। वहाँ पे अब वो थी शेखुपुरा रोड पे, तो सुबह-सुबह 6 बजे उठ के जाना फिर वो था। हाँ, तो बहुत ये दूर है। हाँ, तो ये था, लेकिन वहाँ पे मैं बड़ी मेहनत से काम किया 3 साढ़े 3 साल। तो मुझे पेल में ऑफ़र आ गई, तो फिर मैं फिर आपने स्विच पेल कर मेरे करीब था, तो मैं फिर स्विच कर गया, मेरी सैलरी भी वगैरह भी उन्होंने बढ़ाई।
तो उसके बाद फिर पहले में मैंने दिल लगा के काम किया, वहाँ पे उनकी तमाम डेवलपमेंट का काम वो किया। फिर जो जो उसमें मोटर सेक्शन था, ट्रांसफार्मर सेक्शन थे। फिर हम मेरी जो अप्लायंसेस है, ये जिसमें एयर कंडीशनर था, तो फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान में एयर कंडीशनर बना था, वो उस वक़्त मैं इंचार्ज था उस प्रोजेक्ट का। ओके, तो वेरी हाँ, नाइस। उसके अंदर तकरीबन एक विंडो एसी से शुरू किया था, तो उसके अंदर कुछ थे 240 पार्ट्स ना, एक एयर कंडीशनर में। तो उसमें से 232 पार्ट्स हमने पाकिस्तान में बनाए थे। ओके। तो बाकी जो कुछ क्रूशियल चीज़ें कंप्रेसर सिर्फ़ ए 8 ऐसे पुर्ज़े थे जो कि बाहर से हाँ, इम्पोर्ट कुछ किए थे। ऐसे थे और वो आज भी बाहर से आते हैं, आज भी पाकिस्तान में नहीं दोबारा नहीं हाँ, बना। अच्छा, ये मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन है, थैंक गॉड कि आप यूईटी कि हम यूईटी में इतने सालों से एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने इंजीनियर्स हैं, केमिकल, मैकेनिकल सब कुछ। हुँ। उनकी कितने प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए? हमारे पास क्या कमी नहीं है? मतलब ज़हीन लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं जो कि बड़े अच्छी किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। क्या चाइनीज़ में क्या ऐसा अलग दिमाग लगा है? एग्ज़ैक्टली, अब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपका खर्चा होता है ना, वो होता है R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस, यस। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जब वो खर्चा हो रहा है, तो हू इज़ गोइंग टू सपोर्ट इट? हुँ, देखिए ना, मैं अपने तौर पे, मेरी अपनी इंडस्ट्री है, आज मैंने अपना R&D डिपार्टमेंट बनाया हुआ, हम अपनी R&D आई कैन अफोर्ड इट, तो मैं कर रहा हूँ। यस। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर है, ये बिल्कुल नया कोई बिज़नेस के अंदर आना चाह रहा है, वो उसको R&D करनी पड़ेगी, कैसे करेगा वो? बेशक उसके पास आइडियाज़ भी हों, सारा कुछ हो, तो ये है। ये अब होता गवर्नमेंट ही की, हाँ, हाँ, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में होता है कि होते हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो होते हैं स्टूडेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स ना, छोटे, जो कि जो हाँ, कोई आइडिया इनिशिएट हुआ, आपने छोटा सा उसका कोई प्रोजेक्ट बना लिया। अब अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो उसमें जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आज ऐसे ही कहता हूँ कि आप मोटर बाइक्स हैं, आपने इलेक्ट्रिक मोटर बाइक कर दी है। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक का सबसे बड़ा जो इश्यू ये है कि उसकी एक लिमिटेड टाइम है, एक लिमिटेड ट्रैवलिंग इतने इतने क्या किलोमीटर तक है। उसके बाद अब हमारा जो मैक्सिमम इसमें जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो गाँव से इधर-उधर से आते हैं। शहरों में तो चलो आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, मिल लेकिन वो लोग वहाँ से आते हैं। उनका ट्रैवलिंग 30-35 किलोमीटर डेली 40 हो जाता है। यस, अच्छा, अब जब वो जाएँ चार्जिंग पे, तो पता लगा वहाँ पे गाँव-शाँव में बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। तो वो फेल हो जाएगा। मतलब है कि मैं उसको कहता हूँ कि ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। हाँ, अगर मेरे बस में हो, तो मैं कहूँ उसको मैं हाइब्रिड बनाऊँ। हाइब्रिड भी हाइब्रिड आप में एक छोटा-सा इंजन लगा दो साथ, हाँ, हाँ, कि उसमें आप फ्यूल छोटा-सा भी, इंजन है, हाँ, बेशक आप जैसे बजाय 70 सीसी का 25 सीसी का हाँ, एक छोटा-सा इंजन लगा दूँ, कि अगर कहीं बैटरी खत्म होती है, तो आप फ्यूल से एटलीस्ट वो कर आपको सकते हैं। फ्यूल के साथ, फ्यूल तो अभी भी अफ़ोर्ड कर रहे हैं वो कर लोग, रहे हैं, यस। तो ये एटलीस्ट उसपे चलना शुरू हो जाएँगे। ये तो बिल्कुल ये ठीक है। अब उस हाइब्रिड पे जाने के लिए यू नीड अ फैक्ट्री। और आप जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, हाँ, इतनी महँगी बिजली हो गई है, तो हाँ, मैं तो कहती हूँ सबसे पहले जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं कि अपनी सोलर प्लेट्स बनाएँ, अपने सोलर पैनल्स बनाएँ, हम क्यों चाइना से इम्पोर्ट करें? हाँ। मतलब क्या इतने सालों से इतने डम्ब लोग इंजीनियर बन रहे हैं कि वो कोई नई चीज़ ऐसी लेके नहीं आ पा रहे। जैसे you've told के 240 में से 232 खुद बनाए और वो 8 आर्ट्स तक आज इम्पोर्ट हो रहे तक हैं। हाँ, बाकी सी चीज़ें भी अभी तक आ रही हैं। ये वैसे तो बड़े ए अब अफ़सोस की बात है। अच्छा नहीं, इसमें 1-2-3 चीज़ें होती हैं कि फ़र्ज़ करें जो रॉ मटेरियल्स है, चाइना में वो रॉ मटेरियल पैदा हो रहा है। हमें वो रॉ मटेरियल चाहिए, हमारे मुल्क में नहीं है। नहीं है। तो मैं पहले उसे इम्पोर्ट करूँगा, हाँ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी, सब कुछ करके रॉ लेके फिर मैं उसे डाल मैं उनको कम्पीट ही नहीं कर सकता। हुँ। यहाँ कॉस्ट कट ज़्यादा हो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जाएगी, यस, तो लोकल खरीदेगा कोई नहीं फिर। अगर चाइनीज़ एक आ रहा है फ़र्ज़ करें ₹20 वॉट का या ₹25 वॉट का, कुछ भी। तो लोकल आपके ₹40 का तो कोई लेगा नहीं ना। बिल्कुल। तो बिज़नेसमैन कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करता है, तो ज़ाहिर है पैसे कमाने के लिए करता है। प्रॉफ़िट पहले होता है। प्रॉफ़िट के लिए बेशक मिनिमम मार्जिन हो, लेकिन हो तो सही ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये एक बड़ा वो है, इश्यू है इसके लिए। अब जैसे बिल्कुल। आपने मैं कहता कंप्रेसर है जैसे, हाँ, अब कंप्रेसर हम लोकल बनाएँ तो उसका मटेरियल सारा बाहर से आएगा। अब पिस्टन बनना है तो उसके जितने भी अलॉयज़ हैं वो बाहर से आने हैं, कॉपर बाहर से आनी है, सब कुछ चीज़ें बाहर से आनी है। वो लाके जब हम करेंगे, तो हमें फिर बिजली आपकी जो है, वो दुनिया में महँगी तरीन बिजलियों में हमारी बिजली है। तो हाउ कैन यू अफोर्ड इट? इसलिए ना, जो आप कह रहे हैं कि डम-शम की नहीं है कहानी। ये इंजीनियर यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर जाके यही काम करते हैं। वंडर्स हाँ, करते तो करते हैं। करते हैं। इसलिए कि बाहर उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं फलाना, तो यहाँ पे इसलिए आप जो बात कर रहे थे कि यहाँ नहीं कर सकते, वो ये वजह है। बिल्कुल ठीक है। इस ये बात है कि मतलब आगे बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये जो कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन का ये पूरा सिस्टम, ये आइडिया, ये सारी चीज़ें, इसका आगे फॉर द टाइम अभी तो मतलब
यू आर इनटू द पायनियर्स जिन्होंने ये सारा सिस्टम चलाया। हम्म, फॉर द नेक्स्ट अहेड फ्यू इयर्स इसका फ्यूचर या इसमें अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं? लाइक यू आर अ रोल मॉडल फॉर देम। हम्म। अच्छा देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप है, एक होता है आप जनरेशन टू जनरेशन चल रहे होते हैं, कि आपके पेरेंट्स ऑलरेडी इतने वो हैं, ठीक। आपने बच्चों को बाहर भेज दिया, पढ़ाया, उनको एक बेस मिल गई, बनी हुई बेस के आगे उन्होंने चलाया। एक्सपैंड किया अब उनकी बिज़नेस। ट्रेनिंग कैसे करनी है, पेरेंट्स का काम है कि एक चलती हुई चीज़ को फर्दर 1 से एक्सपैंड 2, कैसे 2 करें? के 3 कैसे बनाने हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बड़ी पाकिस्तान के अंदर कॉमन देखी है कि जो सेल्फ मेड लोग हैं, जिन्होंने एक एस्टेब्लिश की, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, ज़ाहिर है जब आप हुँ। सेल्फ मेड होते हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चों में वो You wanna कॉम्प्लेक्स do ना आए, तो वो सिल्वर स्पून के साथ उनको तैयार करते हैं। हाँ, और जब वो बच्चे तैयार होते हैं ना, वो 0/0 हो जाते हैं। कंफर्ट ज़ोन वो आपको वो मैं आगे बता रहा बढ़ने ही नहीं हूँ, देता। हाँ, वेरी ट्रू। क्योंकि उनको बनी-बनाई चीज़ मिल गई। हाँ, अब हम नौकरी करते हैं, तो हमें टाइमिंग का भी एहसास है कि जी 7 बजे पहुँचना है, तो 7 बजे पहुँचना है। अगर आपकी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइज़ेशन है, बच्चा बाहर गया हुआ, पढ़ के आया, पहले दिन से आपको सलूट लगने शुरू हुए, तो आपको दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। हम जान के कि हम क्या चीज़ हैं, और उनको बड़ा-सा ऑफ़िस भी मिल गया, और बेल बजा के बंदे आ रहे हैं, तो बाहर मिलने आ रहे हैं, उनको वेट करा रहे हैं, तो आप समझते हैं यार पता नहीं। और मैंने कइयों को ये कहते सुना कि अब्बू को क्या पता? मतलब किसी बात पे ना, मैं क्योंकि मैं डीलिंग करता हूँ, तो किसी साहब ने कहा, उसने कहा मुझे, किसी अब्बू को क्या पता, देखे ना ये ऐसे होना चाहिए। और माइंड मैंने इसको फिर सुनाई, मैंने कहा होल्ड ऑन। ये कि जिसने बनाया पूरा एम्पायर एस्टैब्लिश किया जो इस क्रिटिकल प्रोसेस से गुज़रा उनको क्या हाँ, नहीं मैंने उसको एक मिसाल दी है, मैं इसलिए रिकॉर्ड करा रहा हूँ ये बात, कि मैंने उसको जवाब ये दिया कि देखो, आप एक जोड़े में घर से निकलो बाहर सड़क के ऊपर, वहाँ से चल के दिखाओ। आपकी ये वो होनी चाहिए कि आपको कुछ नहीं आपके पास, आप वहाँ से फिर चल के फिर दिखाओ, चल तो के देन यू आर, जिसे कहते, फिर आपको भी सब पता चल जाएगा। हाँ, तो तब देन यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब जैसे कहें, तो बनी-बनाई चीज़ को एटलीस्ट आप उसको डबल करो, ट्रिपल करो, तो दैट गोज़ इनटू योर क्रेडिट ना, कि जी आपने 100 पे चीज़ थी, मैं 1000 पे ले गए। और ये है मिसालें, वो करते हैं, सारा कुछ होता है ये काम। तो ऐस ये चीज़ है। तो मैं ये था, जब एंटरप्रेन्योरशिप आपने बताया ना कि जब करने के लिए बिज़नेस के अंदर, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है शुरू में जॉब-शॉब करते हैं लोग। जॉब करते वक़्त जो है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो वाला, कि उस टाइम पे आपकी लर्निंग हो रही होती है। 100%। हाँ, अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मेरे अपने एक एनालिसिस ये है, हुँ। अप टू द एज ऑफ 35 इज़ द लास्ट एज, कि जिसके अंदर आप शिफ्ट होंगे टुवर्ड द बिज़नेस, नहीं तो फिर नौकरी करते रहेंगे। यू आर सेइंग दैट आफ्टर 35 आप 35 के बाद आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते या बड़ा कुछ नया स्टार्ट नहीं मुश्किल हो कर जाता है। सकते। नहीं, उसकी कई वजूहत होती जैसे कि हैं, कि जैसे आपने 25 की एज पे आपने नौकरी स्टार्ट की, जॉब। अब आप जॉब करते जाते हो, आप इम्प्रूव करते जा रहे हो। एट द एज ऑफ 35 आप इस लेवल पे पहुँच गए हो कि आपके पर्क्स एंड वेलकम। रोज़ाना इतने हो गए हैं कि आप फिर रिस्क नहीं ले सकते, कि यार अगर मैं ये करूँगा, बच्चे भी हुए हुए हैं, तो वो हो गए, स्कूल जाना है उन्होंने, तो आप रिस्क नहीं लेते कि यार ये पता नहीं मैं ये इससे भी ना जाऊँ। हुँ, हुँ, तो वो फिर दैट, अच्छा 30-30 की एज है, हुँ। बंदे ने ट्राई की, फेल हो गया, कोई गल नहीं, फिर नौकरी शुरू कर फिर दी। नौकरी शुरू कर तो दिया। फिर उसको ये आ गया, यार मैं बिजनेस नहीं करनी आइंदा। हाँ, तो आप डिसाइड कर लो, तो किसी ने भी अगर करनी है ना, तो एक तो ये है कि वो बंदा कहीं पे भी काम करता है, वहां से लर्न, उसको अपना काम समझ के दिन रात एक करके, तो वो उसने करे। अब मैं जैसे मिलर ट्रैक्टर में था, अब मैं वैसे बात करने लगा, जी, जी। मैं हर किस्म की वेल्डिंग मैं खुद अपने हाथ से कर लेता हूँ। जस्ट टू हर कुछ, लर्न। हाँ, ताकि मुझे पता हो। हाँ, हर किस्म की मशीनें मैं जो उस टाइम पे होती थी, हाँ। वो सारी लेथ मशीनें, शेपर मशीन, मिलिंग मैं अपने हाथ से खुद चलाता था। खुद एडजस्ट करना, खुद टूलिंग। अब जब मुझे खुद काम आता है, तो जब मैं नीचे वर्कर को रखूँगा, तो वो मैं उसका मोहताज नहीं रहूँगा। यस, यस। तो असल कहानी ये होती है कि किसी भी काम को करने के लिए उस यू हैव काम टू की डू इट नॉलेज बाय अपने योरसेल्फ। पास हो, हाँ। अपने पास नॉलेज हो, फिर आपको पता है कि ये बंदा है या नहीं है, कोई आपको ना ब्लैकमेल कर सकता है, ना फलाना कर सकता हुँ। है। तो वो एक बड़ा ये जो स्टार्ट वाला काम है, वो बड़ा ट्रिकी होता है उस टाइम पे। ऐसे ही है हुँ, मतलब फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आर ऑलवेज हार्ड। हाँ, बस वो उसके एक बाद दफ़ा तो आपने हाँ, चल फिर आप पड़े तो फिर आपको जैसे समझ आ जाती है। आप ऑनेस्टली और जितनी मेहनत से आप काम करें, और हार्ड वर्किंग हो, तो फिर अल्लाह हाथ पकड़ लेता है कोई। बेशक और
जिसके लिए तुम कोशिश करते हो अल्लाह तुम्हें वही अता करता है। हाँ, तो कोशिश करते रहनी चाहिए। हाँ। और जाफ़री साहब अभी ये जो कोल्ड स्टोरेज है, ये जो स्टोरेज वाला पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी हैं, कुछ मेडिसिन्स के हवाले से भी हैं, ये पूरा सिस्टम है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ज़ाया हो भी जाती हैं बिकॉज़ लोकल कोल्ड स्टोरेजेस भी होते हैं या उनका टेम्परेचर उस तरीके से मेंटेन नहीं होता है। फिर बेईमानी अब क्या करें, मतलब पाकिस्तान के अंदर तो जिस शख्स को देखो उसका तो ये जो सारे लूप होल्स हैं ये, क्या आप लोग इनकी निशानदेही करते हैं? जैसे पेडमिक का आप खुद भी हिस्सा रहे हैं, हुँ। तो इन चीज़ों पर आपने गवर्नमेंट से बात की हो या कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हों या कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए हों कि भई ये इस स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें होंगी तो चल सकती हैं अदरवाइज़ नहीं? हाँ, नहीं ये आपकी बड़ी अच्छी बात देखें, एक चीज़ होती है उसे हम कहते हैं कंप्लायंसेस जो होती है। हुँ। इंटरनेशनली उसकी कंप्लायंसेस बनी हुई है। फूड से रिलेटेड और फलाना जो भी थोड़ा बहुत काम वो लोग जो भी कर भी रहे हैं। अच्छा, हमारा जो है ना काम है वो रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर में देखें आपका फ्रिज खराब हो जाए जिस दिन, हुँ। तो खब मच जाएगी कि जी फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की फूड है। तो आपने खाने को प्रिज़र्व करना है, रखना है, फलाना तो इसके लिए यू नीड कूलिंग। तो कोई भी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जब भी आप बात करें तो कूलिंग इज़ देयर। अच्छा, अब जब आप हम हमारा जो फ़ील्ड है हम कोल्ड स्टोरेजेस बनाते हैं और कोल्ड स्टोरेज इज़ स्टोरेज जो दुनिया की मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स है उसके ऊपर बनाते हैं। फेयर इनफ। न आम आदमी अब मैं थोड़ा-सा टेक्निकल बात करता हूँ अवेयरनेस के लिए जी। कि आम आदमी समझता है जो कोल्ड स्टोर है दैट इज़ ओनली टेम्परेचर। हुँ। ये ऐसे नहीं है। इट इज़ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 लेवल, एथिलीन लेवल, ऑक्सीजन लेवल, नाइट्रोजन लेवल। सब चीज़ें ये मेंटेन सब कर। चीज़ें उस कोल्ड रूम में आप मेंटेन करेंगे तो देन यू कैन हैव अ वेरी गुड शेल्फ लाइफ। अच्छा, आप अब बताएँ कि अब जैसे सेब आता है, हुँ। आप बताएँ कितना अच्छा प्रोडक्ट देखने में सारा कुछ होता है, आटे की तरह बना होता है। देखा कि अब काटो ना जूस है उसमें ना कुछ भी चलाना है, नहीं, यस, यस। वो सेब का कसूर नहीं है, वो स्टोर का कसूर है। यस। हुआ ये कि अगर फ़र्ज़ में कोल्ड स्टोर में ह्यूमिडिटी सेब को चाहिए 90%, उनके कोल्ड रूमों में ह्यूमिडिटी चल रही है 70%। तो उसने क्या किया उसके अंदर से पानी खींच लिया, मसाम है ना उसमें से पानी खींच लिया। वो वेट लूज़ कर जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा, उसमें से जूस नहीं निकलेगा। अब ये अगर आप देखें कि इम्पोर्टेड एक न्यूज़ीलैंड का एक दफ़ा सेब वगैरह आया था, वो आप देखें उसके ऊपर उन्होंने वैक्सीन की होती थी, वैक्सीन से उसके पोर्स बंद हो गए, फिर ह्यूमिडिटी मेंटेन की इक्विलिब्रियम, तो आप उसका करो तो वो पिचकारी निकल रही है जैसे इतना ठीक है। जूसी, हाँ, इतना जूसी जूसी, वो राइट। तो तब होता है जब आप उसे वो करते हो। प्रॉपर हाँ, उसका टेम्परेचर। एक और अवेयरनेस में देता है जैसे अंडा है, हाँ। कई दफ़ा देखें आप अंडे को बॉयल अंडे को खोलें तो वो नोक हुँ। कटी हुई होती है उसकी, कभी देखा? नोक कटी हुई, पूरा अंडा अपनी शक्ल में नहीं होगा राउंड कटा हुआ। डाउन कर, हाँ। वो भी ऐसे स्टोर में रखा हुआ था, जहाँ से उसका पानी कम हो गया, ओके। तो वो सिकुड़ गया अंडा। उसकी जर्दी भी आप देखेंगे पत्थर की तरह सख्त हुई सख्त होगी। होती है, यस। तो ये अब अगर आपको सही पता हो कि आपने कौन-सा प्रोडक्ट रखना है, उसकी क्या ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, तो वो अपनी असल हालत में रहेगा। अच्छा, ये आप जो बिज़नेस इसमें तो फिर आपको मतलब जो हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि खाने के लिए स्टोरेज या ह्यूमिडिटी लेवल या रेफ्रिजरेशन के लिए क्या कितने पॉइंट्स पे रखना है, अगर मेडिसिन है तो उसका कितने पॉइंट्स पे रखना है। ये तो एक बहुत ये मेगा हाँ, मैं प्रोजेक्ट ही थोड़ा-सा इसको होगी ना? शॉर्टकट करके प्लीज़। बताता हूँ कि देखें, आपको जब इसके अंदर फ़ील्ड में आपने जाना है, तो हुँ। आपको एक्सपर्टीज़ क्या चाहिए? हुँ। आपको एग्रीकल्चर की एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, ट्रू दैट। सॉइल केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ उगा रहे हैं आप, हुँ। वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। हुँ। फिर वहाँ से लाके उसकी फील्ड हीट रिमूवल हुँ। कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उसकी आपने हीट रिमूव कैसे करनी है, फिर उस प्रोडक्ट को ट्रैवल कैसे कराना है, फिर कोल्ड रूम के अंदर लाके कितने टाइम के अंदर, किस टेम्परेचर पे उसको लेके आना है, वहाँ पे वही ह्यूमिडिटी क्या मेंटेन्ड है, क्या जिस तरह इंसान साँस लेता है ना, ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है, ये भी यही करते हैं, ये रिस्पायरेशन होती है बाकायदा। आप कभी देखें किसी कमरे में आप कोई चीज़ ये आलू अरब की बोरी बंद कर दें ना, खोले तो अंदर से एकदम आपको फीलिंग होती है वो उसकी आती है एग्ज़ैक्टली इसे। और गर्मी भी लगती है, गर्म हुआ। तो ये हीट ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं इसको ना। तो बाकायदा ये चीज़ें जानदार साँस ले रही होती हैं। तो आपने वो उसको वो फैसिलिटी देनी, उसको वो एनवायरनमेंट देना है एनवायरनमेंट कि वो अलग देना है एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल ठीक। तो ये लेटेस्ट टेकिंग। अब आ जाएँ आपके इसके अंदर इंडस्ट्रियाँ कौन-कौन सी आती हैं? इसमें मीट इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री आ गई, डेयरी आ गई। इस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए। ये
तो अब डेयरी इंडस्ट्री में हम लोग जो काम करते हैं, जैसे नेस्ले है, एडम्स है, ये बड़ी-बड़ी कंपनी, और आइसक्रीम में अगर हम काम कर रहे हैं, उमोर है, वॉल्स आइसक्रीम है, ये जितने बड़े-बड़े हैं, इसमें सारी कूलिंग के वो है ना, कूलिंग का ही है। सारे का और ये कितने माइनस टेम्परेचर में जी, होते जी, हो? -25 पे, माइनस -25 25। पे, और इनकी जो हार्डनिंग टनल्स होती हैं, हुँ, वो -40 की होते हैं। हुँ। -40 तक ना वो कर रहे होते हैं। तो हम ये पूरा-पूरा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके देते हैं उनको ना। अच्छा, पाकिस्तान में जो ये स्टडीज़ है, ये अप टू द मार्क है मतलब? स्टडीज़ तो अवेलेबल है, आप तो टच ऑफ अ बटन के ऊपर स्टडीज़ आर देयर। हुँ। आपको पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। नहीं, हाँ, वो तो ठीक है, अब तो चैट जीपीटी आ गया, आई मीन यू कैन आपने आस्क तो ले लिया, एनीथिंग। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्ज़ैक्टली। कभी एक कोल्ड रूम में भी मैं बात कर रहा था कि कोल्ड रूम की एक रिक्वायरमेंट है, वो बता दी गई अब। अब वो किसी ने उसको मेंटेन भी तो कराना है ना, हुँ। उसके लिए। अब हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जो यूथ है वो ये गिला करते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होती। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होती, आप जैसे प्राइवेट लेवल पे जो अपना ये पूरा बिज़नेस चला रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फ्रेशली ग्रेजुएट है, क्या उनके लिए कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं कि इंटर्नशिप या इन द टर्म्स ऑफ जॉब्स में उनको कोई थोड़े अकोमोडेशन नहीं, हम लोग ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में? जी, हम लोग ऑलरेडी ये करते हैं। हुँ। फ्रेश इंजीनियर्स भी आते हैं, उनके साथ भी करते हैं। उनको एक तरह का ना लीवर मिल जाता है उनको आगे ना हमारे पास रिगार्डिंग टू इट। तो वो फिर ये होता है कि एक हमारा नाम है, ज़रा अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में हमारे पास जो भी काम करता है वो सिलेक्ट हो जाता है। वो इंटरव्यू कहीं भी देता है, वहाँ चला जाता है। अरे वाह! तो मेरा एक तरह की वो ट्रेनिंग बनी हुई है, बंदे आ रहे हैं, ओके, एक छोटे लेवल वर्कर से लेकर तो इंजीनियरिंग लेवल तक। ओके, वो वेरी आते नाइस। हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा काम सीखा, कोल्ड का कोई लेवल 7 लग गया, साथ लग और गया। बाहर ज़्यादातर बाहर चले जाते ज़्यादातर बाहर हैं। चले बाहर, जाते हैं। और मिडल ईस्ट में सबको हमारा नाम का पता है कि अगर उस कंपनी की अगर सीवी अच्छी सीट, तगड़ी तैयार हो जाती है कोल्ड क्राफ्ट से। हाँ, कोल्ड क्राफ्ट से ही वहाँ पे उन्हें पता लगता है ये कोल्ड क्राफ्ट के बंदे हैं, ओके। तो वो बड़े आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे लिए ये मुसीबत है कि मैं उनको लेकिन मैं तैयार करता हूँ और चले कहीं और जाते लेकिन हैं। बेटर लेकिन मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ चलो अल्लाह एग्ज़ैक्टली जो बेटर है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एब्सोल्युटली वो आपको अल्लाह ताला ने चुना हुआ किसी हाँ, ने जो मेरा रिज़्क है अल्लाह ने मुझे देना, तो ऐसे वो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रफ़ी साहब व्हाट अबाउट पेडमेक ये जो एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है फॉर द बिज़नेसमैन दैट इज़ बेसिकली अ लिंक टू बिज़नेस कम्युनिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और आपकी रिलेशनशिप आप तो चूँकि खुद इसका हिस्सा रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ों को ये कैसा इदारा है, किस देखिए मैं तरह आपको एक परफ़ॉर्म चीज़ कर रहे हैं? बताता हूँ। देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट फलाना। गवर्नमेंट के सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स आप देखें, कभी नहीं चलते, क्योंकि उसके अंदर मैं अभी नाम नहीं ले रहा, उसके अंदर बहुत सारी बहुत चीज़ें वो होंगी। होती हैं। आप हमें कहें कि जाफ़ी साहब आप इंडस्ट्री एक लगाएँ, इंडिविजुअल बॉडी आप इंडस्ट्री लगाएँ, राइट तो हम आपसे क्या कहें, मैं कहूँगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको कहूँगा ऐसे करें, मुझे आप एक उधार दे दें। फाइनेंस नहीं, सीड मनी दे दें, हाँ, मैं आपकी वापस कर दूँगा। ठीक। तो मैंने क्या किया, उस सीड मनी से लैंड परचेज़ की, वहाँ पे पूरी प्लानिंग की, इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया, उनको बताया कि इंडस्ट्री स्टेट के जो रिक्वायरमेंट्स है, बिजली है, पानी है, ड्रेनेजेस हैं, गैस है, व्हाट्सएवर ये हम सब पूरी करेंगे, हुँ, और बिजली 24 घंटे अवेलेबल होगी। तो आपको देखो ना, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल्स को और क्या चाहिए होती है, यही चीज़ें चाहिए। तो जब आप ये उसको ऑफ़र करेंगे चीज़, तो हमारे प्लॉट बिक गए। बेच के तो हमने, क्योंकि लैंड कॉस्ट डाली हुई है, एक्चुअल कॉस्ट जो भी उसकी निकल रही है, उस पे हमने प्लॉट की प्राइस निकाल के उनको दे दी, बिल्कुल और जो गवर्नमेंट के पैसे थे वो विद इंटरेस्ट वापस भी कर वापस दिए। लेकर दिए। तो गवर्नमेंट में बर्डन भी कोई नहीं पड़ा, हाँ, और ये काम भी हो गया। ये विन-विन सिचुएशन। तो उस टाइम, ये जब 2002 में ये डिसाइड हुआ था पंजाब गवर्नमेंट में, हुँ, तो उस टाइम पे इसका जो आइडिया यही था कि इसके अंदर ना इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की कम से कम की जाए, और ये प्राइवेट सेक्टर जो है, ये इसको लेके चले। तो उसके अंदर जब वो लेके चले, वो इतना सक्सेसफुल मॉडल हुआ कि आप ये कायदा इंडस्ट्री स्टेट जहाँ बैठे हैं, हुँ, जब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो आप यहाँ पे जिस दिन बारिश होता, आप इंडस्ट्री स्टेट के अंदर फैक्ट्री में नहीं जा सकते थे। माय गॉड! ये घुटने घुटने से ऊपर पानी होता इतना था। बुरा सीवरेज का जी हाँ, उसके अगर आप पिक्चर्स वगैरह हैं अवेलेबल इनके पास, आप देख लें, तो यहाँ पानी, वो हमदर्द चौक पे गाड़ी खड़ी करके ना फिर पैदल 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 जाने पड़ते थे, इतनी टूटी होती थी सड़कें। प्राइवेट सेक्टर में आया, हमने ये सारी डेवलप किया। सारी डेवलप हो गई। आज आप अंदर जाके देखो रोडें वगैरह। अच्छा, अब हम इसको गवर्नमेंट से पैसे नहीं ले रहे, हम खुद ही, इंडिविजुअल हाँ, क्योंकि खुद में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इसी का नाम है ना, हाँ, तो बीओएम के अंदर हम ना ओएम चार्जेस लिए, और हमने उसके साथ ना वो कर दिया। अब उसमें से फिर हम हमारा, अब जब हमें ये फीलिंग हुई हमारा अपना प्रोजेक्ट है, तो हमने कहा चलो, ये जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, हमने कहा यार ये एक ऑफिस बना दो।
इनको किराए पे दे दो, यहाँ से रेवेन्यू आएगा। हमने उधर ऑफिस बैंक को दे दिया, नीचे बैंक है, उधर से रेवेन्यू उधर से आएगा। अब फर्ज करें बीओएम का खर्चा, महीने का एक खर्चा है, ऐसे एक्स खर्चा है जो भी, हाँ, XYZ हाँ कोई जो भी है। तो हमने कहा बजाय इंडस्ट्रीज पे डालने के यस ये रेवेन्यू से पूरा करो, पूरा करो। वो से हमने फारिग कर दिया। एक्टिव पैसिव मनी इसी तरह से है ना? वही कह रहा ना, तो वो उसको पैसे वहां से दे दिए। दूसरा हमने किया कि जो एक्चुअल जैसे सिक्योरिटी है, हमने बंदे रखे, उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं, पानी पानी चल रहा है, पानी का बिजली का जो बिल आ रहा है, ये सब चीज़, इन सब को लिया, उसको डिवाइड किया, उसके हिसाब से बिल दे दिया। तो हुँ। किसी को 4,000 जा रहा है, किसी को 6,000, हाँ, कुछ भी नहीं। आप एक किसी को मामूली मुलाजिम को भी आपको 10,000 रुपए दे रहे हो तो उससे कूड़ा उठाने का, तो वो हम 5,000 में उठा रहे हैं सारा कुछ। बिल्कुल तो आप फैसिलिटेट हो गया, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट कर दिया। फैसिलिटेट कर दिया। तो कुछ और रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, तो आपने ये जो है कुछ सड़कें रिपेयर करने का हाँ, काम आ गया, कुछ भी कोई काम तो आप वो कर लिया, तो ये इस तरह चल रहा है। तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। जिस दिन ये आप गवर्नमेंट के हवाले कर दो, बैक टू ये द फारिग हो वो उसी जाएंगे, तरह हो हाँ, जाएगा। वो फारिग हो जाएगा। और यही है ना कि इंडिविजुअली हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चीज़ हम भी पता क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, जी गवर्नमेंट जो आएगी वही सब कुछ करेगी। आप नहीं, हमें गवर्नमेंट से सिर्फ चाहिए होती है सपोर्ट। सपोर्ट से मीन कि हमने इस इंडस्ट्री स्टेट को मार्क कराना है, हुँ। जिस महकमे से कराना है आराम से हो जाए, हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें छेड़छाड़ ना करे। ना करे, हाँ। इसी तरह जो भी पॉलिसीज़ हमने अपनी बनानी है, तो उसमें सपोर्ट गवर्नमेंट की चाहिए ना। हुँ। तो वो हमें एक वो फिर जैसे उन्होंने कहा सेक्शन 4 कंपनी है जैसे, तो वो इख्तियार हमें दे दिया। तो उसके तहत किया, तो वो सक्सेसफुल मॉडल है।